India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस से मिली क्लीन चिट। ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश। 2 अदालतों में 2 अलग अलग केसों के चार्जशीट दाखिल। मणिपुर हिंसा पर मणिपुर ट्रिब्यूनल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा, सरकार के बेमानी आश्वासन पर भरोसा नहीं, सेना को पूर्ण नियंत्रण देने के निर्देश की मांग। सरकारी बंगलों पर पूर्व मंत्रियों के कब्जा मामले पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। सरकारी आवास के कब्जे पर जानकारी तलब। वादी ने कहा, रसूखदारों को बख्श रही है सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडिया हु लिट द फ्यूज डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर लगाई अंतरिम रोक। अल जजीरा न्यूज चैनल से जवाब तलब। केंद्र से कहा, फिल्म की जांच के बाद टेलीकास्ट की अनुमति मिले। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। मणिपुर ट्रिब्यूनल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन या IA दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट भारत संघ के बेमानी आश्वासन पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों भारत संघ और राज्य के मुख्यमंत्री मणिपुर ने कुकियों के खात्मे के लिए संयुक्त रूप से एक सांप्रदायिक एजेंडा शुरू किया है, यह कहते हुए कि कुकी को एक सशस्त्र सांप्रदायिक संगठन द्वारा जातीय रूप से खत्म किया जा रहा है। IA भारतीय सेना द्वारा जनजाति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि राज्य और इसकी पुलिस बल पर आदिवासियों का भरोसा नहीं है। संगठन का तर्क है कि पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई राहत नहीं दी गई है। इन आश्वासनों को देने के बाद 81 कुकी मारे गए, 237 चर्च और 73 प्रशासनिक भवन और क्वार्टर जला दिए गए और 141 गांव नष्ट हो गए। 31,410 कुकी अपने घरों से विस्थापित हो गए। गंभीर फैशन और लागू करने का इरादा भी नहीं। मंच ने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भी निराशा व्यक्त की। फर्म ने पूर्व गुवाहाटी HC CJ अजय लांबा के नेतृत्व में केंद्र द्वारा गठित जांच आयोग के साथ अविश्वास व्यक्त किया और प्रार्थना की कि इसे रद्द कर दिया जाए और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कानून आयोग के अध्यक्ष वाले एकल सदस्यीय आयोग को एक्टिव किया जाए। याचिका में कहा गया है कि 2 समुदायों मेइती और आदिवासियों के बीच संघर्ष जैसा कि मीडिया में दिखाया गया है, सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि दोनों समुदाय अपने मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में हैं। IA ने राज्य में कोल्ड स्टोरेज और लाशों के ढेर के तत्काल शव परीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। फोरम के मुताबिक केंद्र और राज्य के वरिष्ठ नेता नशे के धंधे में लिप्त हैं और लगातार निराश्रित किसानों पर आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस नियम 1934 को पुलिस बल में अभी तक संशोधित नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक डायरेक्टर जनरल के अधिकार को कानून के अधिनियम के दौरान सर्वोच्च माना गया, लेकिन अब पुलिस में सर्वोच्च पद पुलिस डायरेक्टर जनरल के पास है, जो भारतीय पुलिस सेवा से लिया गया अधिकारी है। कोर्ट ने अफसोस जताया कि नियम बदलते समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। इस संबंध में खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस फैसले की प्रतियां
चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों को इस मुद्दे को सुधारने के लिए परिचालित की जाए। सेवा से उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाले पुलिसकर्मी द्वारा दायर याचिका पर अदालत की ये टिप्पणी आई है। अपीलकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की गई, जिसके कारण शिकायत के आधार पर विभागीय जांच का आदेश पारित किया गया। विभागीय जांच में आदेश ये पारित किया गया है, इसलिए अपीलकर्ता को हेड कांस्टेबल पोस्ट से कांस्टेबल पोस्ट पर डिमोट कर दिया गया है। अपीलकर्ता ने इसे चुनौती दी है। प्रत्यावर्तन आदेश को वेतन वृद्धि रोकने के लिए संशोधित किया गया। 1 अप्रैल 2000 से 29 दिसंबर 2000 की अवधि के लिए पुलिस डायरेक्टर जनरल द्वारा टिप्पणी को केवल आंशिक रूप से मिटाने के बाद उन्होंने जिला अदालत का रुख किया। मामला हाई कोर्ट के सामने आया। एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि पुलिस डायरेक्टर जनरल विवादित आदेश पारित नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनके कार्यालय में पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश के पुनर्विचार के बराबर था। अपील में खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति के आदेश को बहाल कर दिया। इसने अपीलकर्ता को सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए प्रेरित किया। तो पंजाब पुलिस के नियम पुराने हैं। पदोन्नति के बजाय अनिवार्य सेवानिवृत्ति की बात की गई। यहां पुलिस महकमे के आदेश को चुनौती दी गई है। पुलिस महकमे के आदेश को चुनौती दी गई है। यहां पर बढ़ते हैं आगे। नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने 2 चार्जशीट 2 अलग अलग अदालतों में दाखिल की है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग के यौन शोषण केस की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। 6 बालिग पहलवानों की यौन शोषण केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है। आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की गई। एक चार्जशीट 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई, जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला कोर्ट में नाबालिग की शिकायत पर दर्ज केस में दाखिल की गई। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण को क्लीन चिट दी है। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को ब्रजभूषण के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया कि पॉक्सो की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई है। शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है। ब्रजभूषण पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल लिया था। अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो वहीं अब उसने बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले बयान में यौन शोषण की बात कही थी। दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसीलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। पहलवान यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। इस दौरान खेल मंत्रालय द्वारा मिले आश्वासन के बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन रद्द कर दिया था।
विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवानों ने 23 अप्रैल से 28 मई तक जंतर मंतर पर धरना दिया था। पहलवानों ने 28 मई को जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकाला था। पुलिस ने 28 मई को पहलवानों को धरना स्थल से हटा दिया था और उसके साथ ही पुलिस ने बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट पर मामला भी दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जम्मू कश्मीर में अभी भी कई पूर्व मंत्री, विधायक, एमएलसी और रिटायर्ड नौकरशाह सरकारी आवास में रह रहे हैं। इस पर दाखिल जनहित याचिका पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। इस दौरान कोर्ट ने चलन पर चिंता जताई और सरकार से पूर्व मंत्रियों, विधायक, एमएलसी, पूर्व नौकरशाहों को प्रदान किए जा रहे आवास पर जानकारी तलब की। याचिका में कहा गया है कि रसूखदार पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को सरकारी आवास से हटाया नहीं जा रहा है। अब तक 48 राजनेता जम्मू कश्मीर में सरकारी आवास पर कब्जा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पद पर नहीं रहने के बावजूद पूर्व मंत्रियों के सरकारी आवास और मंत्री स्तरीय बंगलों में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर चिंता दोहराई। सरकार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 48 ऐसे राजनेता वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सरकारी आवास पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को आधिकारिक आवास क्यों दिया गया, भले ही उन्हें सुरक्षा कवर की आवश्यकता बनी रहे। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में ये खुलासा नहीं किया गया है कि सुरक्षा कवर का हकदार व्यक्ति सरकारी आवास का भी हकदार होगा या नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ तक कि अगर असाधारण परिस्थितियों में आवास प्रदान करने की आवश्यकता थी तो एक पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री या एक सेवानिवृत्त नौकरशाह को प्रदान किए जाने वाला आवास उनके पद से हटने के बाद वैसा नहीं हो सकता जैसा कि वे पद पर रहते हुए रह रहे थे। अदालत ने कहा कि न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के प्रशासन को ऐसे पूर्व मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी और पूर्व नौकरशाहों को अभी भी प्रदान किए जा रहे आवास की प्रकृति पर विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, साथ ही ऐसा करने के कारण भी बताए। अदालत के आदेश में कहा गया कि इसीलिए हम प्रशासन से इन व्यक्तियों को प्रदान किए गए आवास की प्रकृति और अगली तारीख तक ऐसा करने के कारणों के बारे में जानना चाहेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से वकील एसएस अहमद ने कहा कि सरकार को केवल इसीलिए आवास प्रदान करने के लिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह व्यक्ति को सुरक्षा कवर भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार की रिपोर्ट में उल्लेखित 48 व्यक्ति अवैध रूप से सरकारी आवास पर कब्जा कर रहे थे। अहमद ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार का संपदा विभाग ऐसे नेताओं को बेदखल करने में चयनात्मक रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक विशेष राजनीतिक दल से संबंधित और सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वाले कई पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को निष्कासन अभियान के लिए नहीं चुना गया है। न्यायालय को सूचित किया गया कि जम्मू में 107 राजनीतिक व्यक्तियों को सरकारी आवास से बेदखल कर दिया गया है। मामले को 7 जुलाई 2023 को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। न्यायालय एक जनहित याचिका मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें पूर्व मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी, राजनीतिक व्यक्तियों, संसद सदस्यों, सांसदों, नौकरशाहों आदि द्वारा सरकारी आवासों पर कब्जा किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज इसके प्रसारण पर रोक लगा दी है। साथ ही अल जजीरा मीडिया नेटवर्क को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द कायम रखने और राज्य हितों की सुरक्षा के कदम उठाने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया हु लिट द फ्यूज के प्रसारण पर रोक लगा दी है। साथ ही अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड न्यूज चैनल दोहा कतर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने
भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द कायम रखने और राज्य को नागरिकों के हितों की सुरक्षा के कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी पार्टियों से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया, जिसमें फिल्म के प्रसारण को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें नागरिकों के बीच वैमनस्य पैदा करने और देश की अखंडता को खतरा पैदा करने की क्षमता है। याचिका कहना है कि 2015 में भारत में 5 साल के लिए अल जजीरा चैनल प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। चैनल ने इस फिल्म के प्रसारण की घोषणा की है। अगर इसे अनुमति दी गई तो देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, धार्मिक उन्माद और घृणा फैलेगी, साथ ही देश के पंथ निरपेक्षता का ताना बाना नष्ट होगा, लोक शांति भंग होगी और इस फिल्म में मुस्लिम समाज का ध्रुवीकरण होगा। फिल्म काफी दूर मनगढ़ंत कथानक पर आधारित है। कोर्ट ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये मौलिक अधिकार है, लेकिन ये अनियंत्रित नहीं है। तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का भी निर्देश दिया कि जब तक अधिकारियों द्वारा इसकी सामग्री की जांच नहीं की जाती है, सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाणीकरण प्राधिकार प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक फिल्म को टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार को अनुच्छेद 19 की उपधारा 2 के अंतर्गत देश और समाज हित के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार है। इस फिल्म में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, इसीलिए फिल्म का परीक्षण और विचार होने तक इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश देने का पालन कर सुरक्षा कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के साथ साथ अल जजीरा को 6 जुलाई 2023 तक इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने की छूट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तमिलनाडु सरकार ने सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्तारूढ़ डीएमके की आलोचना के बीच सरकार ने कदम उठाया। डीएमके ने इससे पहले कहा था कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को चुप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब तक 10 विपक्ष शासित राज्य सीबीआई की एंट्री पर लगाम लगा चुके हैं। किस कानून के तहत राज्य सरकारें सीबीआई की जांच पर पाबंदी लगा सकती हैं? इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इस पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे। According to Section 6 of the Delhi Special Police Establishment यानी DSPE Act 1946, सीबीआई को किसी भी स्टेट में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एंड दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म ऑफ आवर कंट्री। सो डीएसपीई एक्ट क्या है, चलिए समझते हैं। डीएसपीई एक्ट को 1941 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस इन यूनियन टेरिटरीज फॉर द सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड फोर्स। बाद में ये एक गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ फॉर्मुलेट हो गई, व्हिच वाज टू इन्वेस्टिगेट इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन वेरियस विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। सीबीआई बाय डिफॉल्ट दिल्ली पुलिस की एक एक्सटेंडेड विंग है, व्हिच इज इन टर्न गवर्न्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। हाल ही में तमिलनाडु वो 10th स्टेट है जिसने अपना सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को दिया हुआ कंसेंट विड्रॉ कर लिया। ये तब हुआ जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर और डीएमके लीडर श्री सेंथिल बालाजी को एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया। इस कंसेंट विड्रॉल का मतलब है कि अब सीबीआई को तमिलनाडु में किसी भी इन्वेस्टिगेशन से पहले स्टेट से परमिशन लेनी होगी। द रेस्ट 9 स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल पहले ही अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर चुके हैं, thus making तमिलनाडु द 10th। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.